अ हाउस स्पैरो कैन नेवर बी अ फाल्कन। ये चकला कोई दी बाज न बने। टाइम का बहुत बड़ा इशू रहेगा। हर एक ब्लैंक के पीछे आपको कितना टाइम लेना है। पांचवा तरीका है मेरा तरीका, वीज वे। रीडिंग का अगर आपको शॉर्टकट जानना हो ना, थैंक यू फॉर शोइंग लव ऑन द लास्ट वीडियो। एंड अगेन कमेंट्स में आया है बातें, पुरानी कमेंट्स में तो कहा ही है। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, रिपीट सेंटेंस लोकल प्रॉब्लम है, रीडिंग यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो आपने कमेंट तो कब का कर रखा था कि रीडिंग का सॉल्यूशन, अब मैं खुद सोच रहा था कि रीडिंग में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर इंसान को पैसेज ही नहीं समझ में आ रहा, अगर वर्ड ही नहीं पता, तो मैं कितने भी ग्रामर के रूल्स बता दूं, कितने भी शॉर्टकट्स बता दूं, तो कैसे उसको सॉल्यूशन क्या करूं। साथ में प्रॉब्लम ये है कि यार पीटी के अंदर रीडिंग में टाइम का बहुत बड़ा इशू रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 आने वाले हैं, टोटल टाइम 23 मिनट्स होने वाला है। तो टेक्निकली मेरे पास 1 से 1.5 मिनट ही है। मैं 2 मिनट से ज़्यादा भी, 2 मिनट भी ज़्यादा हो गए ना। अब मैं 2 मिनट मुश्किल से ले पाऊंगा एक ब्लैंक सॉल्व करने के लिए। रीडिंग में फोकस कैसे होता है कि सबसे पहली जो होती है वो रीडिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक। ओके, एक तो उसका नाम रीडिंग एंड राइटिंग से चेंज हो गया तो मुंह से जल्दी निकलता नहीं है। रीडिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक, फिर है एमसीक्यू मल्टीपल, रीऑर्डर पैराग्राफ, रीडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक, और लास्ट वाली जो है वो है एमसीक्यू सिंगल। ओके, ये उनके नाम है। जनरल टाइमर है, नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करोगे ना तो नेक्स्ट होगा नहीं। आराम से देखते रहो देखते रहो देखते रहो, 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, 23 मिनट निकालो, सीधा लिसनिंग शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको खुद को नेक्स्ट करना है, अपने आप नेक्स्ट नहीं होने वाला है। हर एक ब्लैंक के पीछे आपको कितना टाइम लेना है, 1.5 मिनट में लेना है। अब 1.5 मिनट में पैसेज समझ लेना, मीनिंग सही हो जाना चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए, उसके अंदर सही जवाब भी होना चाहिए। इतना सारा करना मजाक थोड़ी है यार। अब मैंने जितने भी देखे कि यार दूसरे लोग क्या सिखा रहे हैं रीडिंग में, ऐसे कैसे। मेरे को एक बात बताओ कि अगर स्टूडेंट को या सुनने वाले को पता ही नहीं है कि ऑक्सिलरी क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ऐसे सीधे सीधे कुछ भी बताने से, और सेकंड मीनिंग ही नहीं पता ना वो वर्ड का, छोड़ो ना, वो वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, तो फिर आंसर कैसे मिलने वाला है। अगर उसे वो वर्ड का मीनिंग पता ही था तो फिर वो ये वीडियो नहीं देख रहा होता। तो कमिंग बैक टू मेरा जो तरीका है, ठीक है, देखो रीडिंग करने के है ना 5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, अंडरस्टैंड दी कॉन्टेक्स्ट। पूरा पैसेज पढ़ो, शांति से समझो और बाद में आंसर टिक करो, जिसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। दूसरा तरीका है ग्रामर बेस। ओके, कितनी ग्रामर की आ रही है तो ग्रामर को थोड़ा यूज़ करके क्या आ सकता है वो एक करो। तीसरा तरीका इंस्टिंक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आना चाहिए, हो सकता है। चौथा तरीका है कोलोकेशन, इसके साथ ये वर्ड आता है, इसके साथ ये वर्ड आता है। पांचवा तरीका है मेरा तरीका, वीज वे। वीज वे इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 4 वेज जो मैंने बताए प्लस एलिमिनेशन। सबसे पहला काम एलिमिनेट करो, किसको, ऑप्शंस को। ऑप्शन कम करो, अपना दिमाग जितना है ना कम यूज़ करो। ओके, हम सीधा सीधा एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं, ठीक है। अब है ना, सॉल्व किस में से करने का, मार्केट में बहुत सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बंदर वाला सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपको पता ही है, नाम तो अभी ठीक है लेने नहीं है, बट सब में रीडिंग तो, कोई रीडिंग का तो सॉल्यूशन दे नहीं रहा है ना। अब कौन सा अच्छा कौन सा बुरा मैं वो नहीं डिस्क्राइब करना चाहता, बस जो मेरे को फ्री में रीडिंग दे रहा हो ना वो अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ। एक बंदर वाला सॉफ्टवेयर है, सिर्फ उसमें है ना मैं वो यूज़ इसलिए करता हूँ ताकि मैं रीडिंग कर सकूँ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं। बस ये एक्सपेक्ट मत करना कि कुछ रिपीट होने वाला है, ठीक है। आप 1000 ब्लैंक सॉल्व करते हो, उसमें से 2 रिपीट होती हैं, तो ये आपका लक भी नहीं है, एकदम गधा मजूरी आपने की है, जिसमें से 2 चल गए। तो इस उसमें मत बैठना कि यार मैं 1000 कर दूंगा तो 2 आ जाएंगे। तुम ये तो सोचो कि बीच में 12 या 13 तो नए आने वाले, उसका क्या। एक तो ये पता नहीं, प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन, इसलिए मैंने चैनल पे पहले दिन से ये रखा है ऑल टाइम प्रिडिक्शन। देयर इज नो दैट मंथ प्रिडिक्शन, हु कैन जज, कि कौन कह सकता है। पीटी सामने से कह रहा है कि लो लो भाई ये अपना प्रिडिक्शन है, इस महीने में इसी में से ही पूछने वाला हूँ, ऐसा कौन बताता है। पीटी तो नहीं बता रहा। तो ये एक पता नहीं व्यूज़ के लिए या किस चीज़ के लिए ये कर रहे हैं। सामने अगर प्रिडिक्शन समझ लो, मैंने 400 राइट फ्रॉम डिक्टेशन किए हैं, उसमें से एक रिपीट हो गया तो वो तो एकदम ही ठीक है यार। 400 399 तो नए थे। मेरे को ये बताओ, 400 में से एक रिपीट हुआ, एग्जाम के अंदर आते 3 हैं,
तो 2 तो नए आए हैं, तो मैं एक की चिंता करूं? टोटल क्वेश्चन 65 आते हैं। आप पूरा ये कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे रट लोगे ना, तो आपके टोटल 8 to 10 क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं 65 में से। तो वो 10 क्वेश्चन की मैं चिंता करूं या 55 जो नए आने वाले हैं उसकी चिंता करूं? क्योंकि पीटी ने तो कोई ये नहीं कहा है कि मैं इसी बुक में से पूछूंगा, मैं यही मटीरियल में से पूछूंगा। हम रेफरेंस ले सकते हैं। इस वजह से हमें रीडिंग जैसी चीज़ जो है ना, वो रटनी नहीं है। पहली बात, रट पाओगे भी नहीं। ओके, रट पाओगे भी नहीं। आप 1000 रट लोगे ना, एग्ज़ाम के अंदर वो आंसर याद ही नहीं आएगा। ओके, वो पॉसिबल नहीं है। आई ट्राइड दिस, नहीं होया मेरे से। ओके, और प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, रट के आप टारगेट स्कोर अगर आपका 60-65 है तो ठीक है, रट के आप कर सकते हो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट गोइंग सुपीरियर। ओके, तो वो इस तरह तो मेरा तरीका ये नहीं है। समझने का है, और एक ही बार समझने का है। एक बार समझ लिया, लाइफ टाइम वो स्कोर बढ़ने ही वाला है। ओके, अपना एक बेस बढ़ाना है। आज की तारीख में अगर मेरा लेवल 50 है तो महीने बाद मेरा लेवल 65 होना चाहिए। 65 लाइफ टाइम रहना चाहिए ना। कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि यार सर 1 महीने से प्रैक्टिस नहीं की है तो मेरा स्पीकिंग में स्कोर कम हो गया। मैं कहा क्यों? 1 महीना मुँह नहीं खोला था, कुछ नहीं बोला था तूने, प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब क्या तुमने ये बंदर वाला सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया? तो दैट डजंट मीन कि आपका लैंग्वेज बिगड़ा है। सब उस पर बाद में आएंगे। रीडिंग का अगर आपको शॉर्टकट जानना हो ना, अगर ये जो तरीका मैं सिखाने वाला हूँ वीज़ वे नहीं सीखना हो, सीधा सीधा एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट आपको जानना हो ना, तो इतने मिनट पे आप पहुँच जाओ तो आपको वो शॉर्टकट सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, चलो टॉकिंग अबाउट रीडिंग, और हम नंबर 1 से शुरू करेंगे। देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। ऑल्दो बोट्सवाना इज रिच इन, ऑल्दो कभी भी यूज़ होता है तो हालांकि, ऑल्दो का मतलब हालांकि, समथिंग समथिंग उसका ऑपोजिट। तो ऑल्दो बोट्सवाना इज रिच इन डायमंड्स इट इज़ हाईली, मतलब डायमंड है उनके पास पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है उसका। नेगेटिव बात हो गई। अब सीधा अगली वाली लाइन पढ़ते हैं। मैं खाली स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड देखता हूँ कि शुरुआत क्या हो रही है। बोट्सवाना जगह का नाम होगा। ओके, क्योंकि बी कैपिटल दिया है, प्रॉपर नाउन दिया है, इंसान का नाम नहीं है, रिच इन डायमंड दिया है तो जगह का नाम होगा। ये मैंने अज्यूम किया। इन 1999, पास्ट टेंस चला गया। अभी जो भी साल चल रहा है उसका 1 साल पहले भी होगा, कल की बात होगी तो भी वो पास्ट टेंस ही कहलाएगी। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में अगेन अपना जो बेस था आई प्ले क्रिकेट। ओके, तो उसको पास्ट टेंस में करना है तो आई प्लेड क्रिकेट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म आई प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे है ना, इन 1999 यानी पास्ट टेंस, नेशन यानी सब्जेक्ट, आई की जगह मैंने द नेशन बोल दिया। अब जो भी चाहिए, इट्स फर्स्ट बजट डेफिसिट, ये इट्स फर्स्ट बजट डेफिसिट तो आपका ऑब्जेक्ट है पीछे का, तो बीच में जो भी चाहिए मुझे वर्ब चाहिए। वर्ब भी V2 फॉर्म में चाहिए। V2 यानी उसके पीछे मुझे ईडी चाहिए। ओके, उसके पीछे ईडी चाहिए। तो ईडी वाले कितने हैं? सफर्ड दिया है और सफर्ड और इंजॉयड। अब यहाँ पे बजट की कमी है यार, बजट की कमी कौन इंजॉय करता है? ऐसा तो यार नहीं होता है। फिर इन 16 ईयर्स, वीज वे का दूसरा रूल, कभी भी 8 से 10 वर्ड ज़्यादा हो जाए ना, 8 से 10 वर्ड लगातार हो और आपका फुल स्टॉप नहीं आया, कॉमा नहीं आया ना, यानी एक कंजंक्शन मिसिंग है। अब के कंजंक्शन तो चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, दूसरी मैं बात फिर कहूँगा, तो कुछ भी मुझे कहना होगा तो कंजंक्शन तो ऐड करना पड़ेगा ना। एक बात ये है, दूसरी बात ये है, और वर्ड जो है दैट इज कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या है इसके अंदर? 1999 नेशन से लेकर शुरू हुआ, फर्स्ट बजट डेफिसिट इन 16 ईयर्स। यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो गया ना। वो चाहता तो फुल स्टॉप डाल देता। 16 साल में उसने पहला बजट डेफिसिट देखा पर उसने फुल स्टॉप नहीं डाला। डैश ऑफ अ स्लम्प, अब यहाँ पे कोलोकेशन भी बैठता है, 3 तरीके कोलोकेशन भी बैठता है, मीनिंग वैसे भी बैठता है। ऑप्शन खाली देखोगे तो भी पता चलेगा। बिकॉज और वाइल दिया है, वाइल ऑफ अ स्लम्प नहीं आता, बिकॉज ऑफ अ स्लम्प आता है। बिकॉज ऑफ समथिंग, ओके, बिकॉज ऑफ समथिंग, तो वहाँ पे वाइल ऑफ नहीं आता, तो बिकॉज ऑफ अ स्लम्प। येट, येट कब यूज करते हैं कि भाई वो मेहनत नहीं करता था, येट ही पास्ट, वो मेहनत नहीं करता था फिर भी वो पास हो गया, यानी वो प्रेजेंट टेंस में घुस गए। तो येट के बाद प्रेजेंट टेंस हो जाता है। तो येट के बाद बोट्सवाना, बी कैपिटल दिया है। ही प्लेस क्रिकेट, तो अब जो भी चाहिए, ही एक वचन सिंगुलर फॉर्म, ही के बाद एस चाहिए मुझे, तो जो भी आंसर होगा उसके बाद एस आना चाहिए। कितने ऑप्शन है जिसमें एस है? एक ही है। माय गॉड। लास्ट वर्ड पढ़ते हैं, अफ्रीकन। अब जैसा मैंने तरीका बताया था, आपको कोलोकेशन पैर का थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो अफ्रीकन क्या हो सकता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। डन, नेक्स्ट। अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, नीचे ऑप्शन देखते हैं। मैं ना एक्चुअली ब्लैंक देखता हूँ, जैसे ये पॉलिसी वर्ड दिया है ना, ब्लैंक से जस्ट बात, तो उसके नीचे क्या क्या पॉलिसी के साथ क्या क्या जा सकता है? पॉलिसी, डिक्लेरेशन पॉलिसी हो सकती है, स्पेसिफिक पॉलिसी हो सकती है। सेकंड में देखता हूँ वॉज, वॉज के बाद जो भी आना चाहिए देखते हैं। बट इट वॉज डैश इन, ओके इजी, इट वॉज डैश इन टिपिकल मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। अब वॉज के बाद ING या ED आना चाहिए। PT वाले बेचारे अच्छे, कभी भी इन ऑप्शन में
ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर आईएनजी ईडी मिक्स करके नहीं देंगे आपको। देखो कहीं पे भी आईएनजी दिया है, नहीं दिया ना, यानी आपको देखो पैसिव वॉइस के अंदर इट के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, यानी सब्जेक्ट आपका आगे शिफ्ट हो जा रहा है, वॉइस के बाद आपका ईडी आना चाहिए, ये पैसिव वॉइस है। हमें इतना डिटेल में ना पढ़ना हो तो आप कल इतना देख लो कि नीचे आईएनजी ईडी कितने दिए हैं, एक भी आईएनजी नहीं दिया, सारे ईडी वाले दिए हैं। ओके, मिक्स करके नहीं देंगे, जस्ट इन केस अगर आता है तो उसका मीनिंग वाइज जमीन आसमान का फर्क होगा। आईएनजी ईडी अगर आता भी है तो उसका जमीन आसमान का फर्क होगा, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए नहीं देंगे वो आपको। इट वॉज डैश, अब यहाँ पे वॉज के बाद ईडी आ सकता है, रूल याद रखना, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, इन सब के बाद आईएनजी ईडी आ सकता है। अभी एक बेसिक रूल याद रख लो, टेक्निकलिटीज में हम बाद में जाएंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इन सब के बाद आईएनजी या ईडी आ सकता है, इतना याद रखना। इट वॉज डैश, वॉज के बाद ईडी, तो यहाँ पे रूटेड, एसोसिएटेड, दो ऑप्शन दिए, रूटेड, एसोसिएटेड। ब्लेटेंट एक हो सकता है, देखते हैं, अभी कुछ डालते नहीं है। फिर ऑल्दो द ओपन डोर पॉलिसी, मैं उसके जस्ट नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, ऑल्दो द ओपन डोर पॉलिसी इज, प्रेजेंट टेंस, इज डैश, जनरली, एल वाई, ओके, जनरली एल वाई वाला पढ़ना ही नहीं है। प्रीवियसली, जनरली, कन्वर्सली, एल वाई वाले वर्ड पढ़ना बंद कर दो। ओके, ये एक रूल याद रख लो। तो इज के बाद डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ो, ऑल्दो ओपन डोर पॉलिसी इज डैश विद चाइना। ओके, अब यहाँ पे इज के बाद जैसा मैंने कहा आईएनजी या ईडी आ सकता है। ओपन डोर जो है वो नाउन हो गया। ओके, ओ डी कैपिटल दिया है, इज दिया है, तो अब यहाँ पे जो भी आना चाहिए वो क्रिया आनी चाहिए, नहीं वर्ब आना चाहिए, वर्ब के पीछे ईडी आना चाहिए, क्योंकि पीछे विथ चाइना दिया है तो वापस नाउन ही तो दिया है, यानी आपका ऑब्जेक्ट दिया है। तो अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसके पीछे ईडी आएगा। एक तो डाल दूँ, थोड़े ऑप्शन कम करता हूँ, एसोसिएटेड विद चाइना, सुनने में भी सही लगता है, इट इज एसोसिएटेड विद चाइना। नो पावर कुड, लास्ट लाइन पढ़ते हैं, नो पावर कुड डैश प्रेफरेंशियल ड्यूटीज। अब ऑप्शन कौन कौन से कम हो रहे हैं, स्पेसिफिक डिक्लेरेशन, स्पेसिफिक या डिक्लेरेशन मैंने पॉलिसी के साथ डाला, तो पहले में मुझे स्पेसिफिक पॉलिसी लगता है। ओके, इट इज़ अ स्पेसिफिक पॉलिसी। इट वॉज डैश इन टिपिकल मोस्ट फ्लेवर, अब अपने पास क्या बचा तो कुछ भी नहीं, ईडी वाले दो चाहिए थे तो ये डाल दिया ना अपन ने, रूटेड। ओके, इट वॉज रूटेड इन टिपिकल मोस्ट फ्लेवर। नो, क्योंकि वहाँ पे तो पहले ही था, ईडी आना चाहिए था। नो पावर कुड प्रेफरेंशियल ड्यूटी इज टाइप ऑफ टैक्स। टैक्स किया क्या, टैक्स मतलब क्या, टैक्स के साथ दो आते हैं, डिस्टर्ब, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेवी। ओके, टैक्स को लेवी किया जाता है, लेवी का क्लियर मीनिंग लिखा हुआ है इसके अंदर कि एक पैसा, थोड़ा पैसा ज़्यादा लेना, ओके, एक्स्ट्रा अमाउंट लेना, ओके, दैट इज कॉल्ड लेवी, एक्स्ट्रा अमाउंट लेना, तो इट इज एज अ टैक्स। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, तो हर एक ब्लैंक में ना कुछ तरीका होगा। ओके, आपको जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा था, नोटबुक पेन लेके बैठे होगे तो ये सब लिखते रहना। ओके, क्योंकि हर एक ब्लैंक का तरीका अलग होगा, लेकिन हर एक से हम रूल्स बनाते जाएंगे। मैंने बना रखे हैं पर वो रूल रट नहीं पाओगे यार, हमने स्कूल कॉलेज में ना कहीं है ना वो टेंसेज और ये सब कहीं ना कहीं नोटबुक में लिखा ही होगा। ओके, पर वो याद किसको रहते हैं, हमें तो इस टाइम पे याद आने चाहिए ना। अब यहाँ पे जैसे दिया है, सिंस द लास्ट पेपर रिफॉर्म, सेवरल, मैनी, फ्यू, सेवरल, मैनी, फ्यू, इन सब के बाद ऑल, ये चार वर्ड के बाद है ना, जो भी आए ना उसके पीछे एस लगा देना। ओके, जो भी आए उसके पीछे एस लगा देना। इसे कहा जाता है काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो, ओके, वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। पर बाकी चीज़ें जो पेन, पेंसिल, रबर, ये सब काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। जान दो टेक्निकलिटी, सेवरल, मैनी, फ्यू, ऑल के बाद एस लगाना है। ओके, सेवरल, मैनी, फ्यू, ऑल के बाद, तो सेवरल के बाद मुझे एस आना चाहिए। ऑप्शन कितने दिए एस वाले, इम्पीचमेंट्स दिया है, प्रपोजल दिया है, थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा। ऑफर किया, आगे हैव बीन ऑफर्ड है तो ऑफर क्या होगा, प्रपोजल ही ऑफर किया होगा। इम्पीचमेंट यानी एलिगेशन, एलिगेशन ऑफर कौन करता है। मोर यूजफुल, आगे पढ़ते हैं, मोर यूजफुल और डैश। अब यूजफुल या यूजफुल का ही सिमिलर वर्ड मुझे चाहिए। यूजफुल के साथ दो दिए, यूनिफॉर्म या रेगुलर। मोर यूजफुल एंड यूनिफॉर्म नहीं, कैलेंडर है, कैलेंडर कैन बी रेगुलर नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना है यहाँ पे, इतना यहाँ पे, तो वो यूनिफॉर्म वर्ड कैलेंडर के साथ सेट नहीं हो रहा, रेगुलर के साथ होगा। बचते क्या क्या अपने पास, डिसीजन, इम्पीचमेंट्स, एक्सेप्टेंस। अब ये एस वाले तीन थे, वो प्रपोजल के साथ मैंने हटा दिया। हैज, हैड, गेन्ड, ऑफिशियल डैश, ऑफिशियल के साथ ऑफिशियल इम्पीच, ऑफिशियल एक ही होता है। ओके, ऑफिशियल एक ही होता है, तो ऑफिशियल एक्सेप्टेंस उसे मिला। ओके, तो ये तो कुछ ज़्यादा सोचने लायक नहीं था। नेक्स्ट, ओ चलेगा, देखते हैं ऑप्शन पहले देखते हैं। लेबोरेटरी, डिस्कवरीज एस वाला एक ही दिया है,
आ सकता है, अगर अकेला दिया है यानी उसके चांसेस ज़्यादा हैं। कोलैबोरेट, मे बी। डेस्टिनेशन, ओवरलैप, पॉलिश, विशियस, इन्वॉल्व, कहीं पे भी इसमें सफिक्स काम नहीं कर रहे। अब इसको मेरे को इजीली करना है तो कैसे करेंगे? मैं अगेन द टेक्सास, सेकंड लाइन का पहला लिखा है, द टेक्सास कॉस्मोलॉजी सेंटर विल बी वे फॉर दिस यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स टू डैश ऑन रिसर्च दैट कंसर्न्स देम बोथ। तो ये एक प्रॉपर नाउन है या कोई जगह दे रखी है। वो चाहता है कि दो डिपार्टमेंट, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, ये दोनों रिसर्च पे क्या करें? दो लोग मिलकर नीचे क्या कर सकते हैं ऑप्शन में से? कोलैबोरेट कर सकते हैं, मिल बांट के काम करो। ये जो सेंटर है, ये जो जगह है, विल ब्रिंग टू डिपार्टमेंट टुगेदर इन द एरिया, ऐसे एरिया पे लेके आएंगे जहाँ पे वो डैश करते हैं, जहाँ पे वो मिलते हैं, मिलते ही चाहिए ना, मिलते हैं या एक दूसरे को चैलेंज करते हैं या ओवरलैप करते हैं। ओके, चैलेंज करते हैं या ओवरलैप करते हैं। सीधा नीचे पढ़ते हैं, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी डैश दैट चैलेंज अवर। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, दो चीज़ें दी है। ये दो चीज़ें क्या है? दो चीज़ें दी है, प्लूरल फॉर्म है, ये डिस्कवरीज है ना, ये चैलेंज करती है। दो चीज़ें हैं, एस चाहिए मुझे, तो डिस्कवरीज दैट चैलेंज अवर नॉलेज ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स। ओके, डिस्कवरीज डाला। लीडिंग थियरी इन फिजिक्स डैश एनर्जी सो हाई, हाई वर्ड दिया है तो ऑलरेडी एक विशियस वर्ड दिया है। विशियस का मतलब ही हाई, हैवी, ओके, बड़ा, विशियस। तो दूसरा यहाँ पे विशियस वर्ड नहीं आ सकता, तो मेरे को विशियस के ही ऑप्शन में दूसरा क्या दिया है? इन्वॉल्व एनर्जी सो हाई, इसलिए वो विशियस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो इन्वॉल्व एनर्जी सो हाई कि वहाँ पे ये हो सकता है। बचते क्या मेरे पास? लेबोरेटरी, डेस्टिनेशन, पॉलिश और विशियस। विशियस मैंने कैंसिल कर दिया। लेबोरेटरी, डेस्टिनेशन दोनों एक जगह ही है ना, डेस्टिनेशन मतलब जगह, लेबोरेटरी यानी जगह, दोनों जगह ही एक टाइप की जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दे नीड यूनिवर्स, दे मतलब कौन? फिजिक्स साइंटिस्ट वाले, क्योंकि ये रिसर्च हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये साइंटिस्ट फिजिक्स वाले लोग, तो दे नीड यूनिवर्स एज देयर क्या? लेबोरेटरी। वाई दे नीड दिस एज डेस्टिनेशन? दे नीड यूनिवर्स एज देयर लेबोरेटरी। थिया प्रॉक्टर, प्रॉपर नाउन, नाम दिया है। ओके, एक नाम दिया है। अपन मेरा कभी मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं पहला ब्लैंक छोड़ देता हूँ, क्योंकि आर्ट वर्ल्ड के बाद पता नहीं क्या, मैं नहीं एसोसिएशन विद आर्ट वर्ल्ड, पता नहीं। ओके, इसलिए मैं वो नहीं, मैं पहला छोड़ देता हूँ। ये पता है कि फर्स्ट ऐसा हो ना, इट वॉज द फर्स्ट ऑफ मैनी। फर्स्ट ऑफ मैनी के बाद अगर जो भी नाउन आता है उसके पीछे एस आता है। फर्स्ट ऑफ मैनी के बाद जो भी नाउन आता है उसके पीछे एस आता है। एस वाले एक ही दिया है तो डाल ही देते हैं, एक से ज़्यादा दिया होता तो शायद मुझे मीनिंग समझना पड़ता है। एस वाला तो एक ही दिया है, ठीक है। सेकंड वाली ब्लैंक से पीछे, शी ऑफन पोज्ड एंड हु डैश हर ग्रेट फ्रेंड, और आगे दिया 1930, 1930 दिया है, पास्ट टेंस, आज से पहले वाली बात। बेचारे POSED पोस्ट भी दे रखा है, समझा रहे PT वाले कि ED वाला डाल वहाँ पे। तो हु डैश हर ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट फ्रेंड क्या होगी? वो रही होगी उसकी ग्रेट फ्रेंड। क्लियर? वॉज जस्ट वन, वन दिया तो वन फैक्टर, वन एस्पेक्ट, वन की एलिमेंट, वन रीजन। तो वन के साथ क्या क्या वर्ड आ सकते हैं? तो मैं वन के साथ ऑफ हर फैसिनेशन, तो वन फैक्टर नहीं दिया तो एस्पेक्ट दे दिया, फैक्टर दिया होता तो शायद मैं वो डालता। ओके, प्रॉक्टर डिड नॉट डैश हरसेल्फ टू पेपर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, श्रिंक और लिमिट। दोनों का श्रिंक यानी छोटा हो जाना, लिमिट यानी हद में रहना। लिमिट में रहे तो हद में रहना, तो लिमिट करना यानी उसने खुद को वहाँ पे रोका नहीं, उसने आगे और भी काम किए। देखो 1 2 3 कॉमा 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 करके इतनी सारी चीज़ें दी है ना, तो शी डिड नॉट लिमिट हरसेल्फ। बिजी एंड डैश लाइफ। अब मैंने क्या क्या कैंसिल किया? देखो, एक श्रिंक कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा है वेराइड, एक्सपेरिमेंट, पोस्चर। तो हु पोस्चर हरसेल्फ टू पेपर, हु पोस्चर तो कहीं सेट भी नहीं हो रहा। बच से मेरे पास वेरिड और एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं आता। एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ इज अ नाउन, MENT, मेंट लगा, एनवायरमेंट, एक्सपेरिमेंट, डेवलपमेंट, ये सारे नाउन होते हैं। एक्सपेरिमेंटल इज एन एडजेक्टिव, एक्सपेरिमेंटल इज एन एडजेक्टिव। तो किसी के पीछे भी AL लगे, एबल लगे, पूरी लिस्ट ये दे रखी है। किसी के पीछे भी ये वर्ड्स ये सफिक्स लगे ना, यानी वो एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं। ये सफिक्स लगे ना तो वो ज़्यादातर नाउन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लाइफ, जीवन, लाइफ इज ऑलरेडी अ नाउन, तो आपको इसके पहले जो चाहिए वो एडजेक्टिव चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट वर्ड कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक्सपेरिमेंटल होता है तो चल जाता है मेरा काम। तो मेरे पास क्या बचा? इट मेड। ओके, मेड इज अगेन पास्ट टेंस, फॉर अ बिजी एंड डैश लाइफ, वेरिड लाइफ। ओके, वेरिड लाइफ। एक और, पर कैपिटा, कोलोकेशन पेयर, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम लिख देना, कोलोकेशन पेयर ही होता है। द डैश क्वालिटी ऑफ लाइफ छोड़ देते हैं। यहाँ पे दिया है आगे, हाउ इक्वली और अनइक्वली इनकम
इक्वली और अनइक्वली, इनकम के साथ दूसरा वर्ड क्या था, इनकम का, इज, इनकम का क्या हो सकता है, इनकम नीचे से क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ना, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन ब्राज़ील, फॉर के साथ दो, फॉर तो क्या, फॉर एग्जाम्पल इन ब्राज़ील और नाम भी दिए हैं तो फॉर एग्जाम्पल दिया है। पर कैपिटा इनकम बेचारे देखो कितने अच्छे यार, जवाब दे दिया उन लोगों ने, पर कैपिटा इनकम आगे भी लिख के दिया है, तो ऊपर वाला अपना जवाब सही है। फॉर के बाद एग्जाम्पल दिया ही है नहीं यार। आर क्वाइट कंपेरेबल बट द डैश ऑफ पॉवर्टी इन ब्राज़ील इज मच हायर। यहां पे ना मीनिंग थोड़ा सा समझना पड़ेगा लास्ट लाइन का। अगर आपने जवाब, आप खुद सोचो नीचे क्या जवाब है, ओके, तब तक मैं ऊपर वाला डाल देता हूँ। एंड द डैश ऑफ क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहाँ पे वो कैसे रहते हैं, तो एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी डिपेंड करती है, वो उनकी लाइफ कैसे रहते थे। एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ कोलोकेशन पैन बचता, बट द डैश ऑफ पॉवर्टी। अगर आपने इफेक्ट्स सोचा है ना तो वो जवाब गलत है। क्यों? देयर इज नो इफेक्ट्स। अगर इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी होता तो इफेक्ट्स या तो लिखे हुए होते, यहाँ पे दिया है इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स यानी हादसे, किससे, आज मेरे साथ एक जोरदार इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट यानी हादसे, किससे, ब्राज़ील में थोड़े ज़्यादा है, ओके। ये थोड़ा सा मीनिंग वाइज जाती है ब्लैंक, ये थोड़ी सी मीनिंग वाइज ब्लैंक जाती है लास्ट वाली, ओके। वो हमेशा सेकंड ऑप्शन क्यों दिया है ना, उसके पीछे का कारण जानने का ट्राई करो। वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इन सब के पीछे आईएनजी या ईडी आ सकता है। देखो दो आईएनजी वाले दिए हैं, दो आईएनजी वाले दिए, ईडी वाले दिए। मैंने पहला कहा था कि अगर आईएनजी ईडी देता है ना तो साथ में उसका मीनिंग बहुत ही अलग होगा। अपसेटिंग, कंपेलिंग, अपसेटिंग यानी दुख कर देना, कंपेलिंग यानी ओके सेटिस्फाइड, ओके। कंपेल कर देना यानी कंपेल कर देना, मान जाना, ओके। अपसेट कर देना यानी दुखी कर देना। ये खुश या दुखी इन दोनों में से एक आ सकता है। ईडी वाले कौन कौन से दिए, कंक्लूडेड दिया है, मैड दिया है। एस वाले कितने दिए, वेन्यूज, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉर्मेट्स, 3 एस वाले दिए हैं, 2 आईएनजी वाले दिए हैं, 2 ईडी वाले दिए हैं। यानी एक ही ईडी वाला आएगा, एक ही आईएनजी वाला आएगा और 2 एस वाले आने वाले हैं। ये सिंपल 4 ब्लैंक दिए, इसमें से करेंगे। अब थोड़ा सा पैसिव वॉइस में मैं समझा देता हूँ। एथन गेम्स वर डैश और बाय, पीछे बाय दे दिया हो ना, पीछे बाय दे दिया हो ना, यानी वहाँ पे वो पैसिव वॉइस है, वहाँ पे ईडी ही आने वाला है, ओके। पीछे अगर बाय दे दिया हो, ना दिया हो तो उसको बोल के देखो, ओके। उसको बोल के देखो, अगर वहाँ पे बाय सेट होता है ना, या तो दे दिया, बेस्ट काम हो गया अपने लिए, तो क्लियर पता चल रहा है पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के अंदर आपके कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगता है तो उसके पीछे आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ये रहे उसके रूल्स पैसिव वॉइस के अंदर, तो बस उसको आपको खाली इस तरह याद रखना है। तो वर्ब के बाद कंक्लूडेड या मैड आना चाहिए, दोनों में से बाद में देखेंगे क्या आ सकता है। टू कंप्लीट डैश बिफोर, बिफोर द ओपनिंग सेरेमनी, बिफोर द ओपनिंग सेरेमनी में कंप्लीट क्या करने का रहेगा, अपने को फॉर्मेट क्यों कंप्लीट करना है, अपने वेन्यू कंप्लीट करना है। कंस्ट्रक्शन डिले लिखा है बाय कंस्ट्रक्शन डिले, तो कंस्ट्रक्शन डिले हो रहा है इसलिए उनके वेन्यू खत्म नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड आएगा मैड। मैड यानी कि कंबाइंड विथ, कभी भी एथेंस गेम्स की बात होती थी तो उसमें ना कंस्ट्रक्शन डिले आता ही आता था, कंस्ट्रक्शन डिले आता ही आता था, ऐसा कह रहा है वो, इसलिए मैड यानी कंबाइंड टुगेदर। पार्टिसिपेशन, नाउन, शन हो तो नाउन होता है। पार्टिसिपेशन के बाद जो भी होता है उसके पीछे एस आना चाहिए, ओके। वही आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, तो पार्टिसिपेशन सिंगुलर नाउन, उसके पीछे एस आना चाहिए, तो पार्टिसिपेशन के बाद एस आएगा। वर वंस अगेन ब्रोकन, टूटता क्या है इसमें से, दिल तो दिया नहीं है तो रिकॉर्ड डाल देते हैं। पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड्स वर वंस अगेन ब्रोकन विथ समथिंग समथिंग समथिंग। नियरली एज डैश, अब 2 आईएनजी रह गए ना, 2 आईएनजी तो रह गए, तो 2 में से एक तो डालना ही है। तुक्का मारना है, नहीं ऐसा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ना काम तो खत्म हो गया ना यार, इतना रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो खुश तो होंगे बेचारे, ओके। एज कंपेलिंग एज कॉम्पिटिटर्स वर द हिस्टोरिक साइट्स यूज फॉर गेम्स, ओके। सिमिलर टू, ओके। कंपेलिंग इज सिमिलर टू। अपसेटिंग क्यों, दुखी क्यों करेगा वो किसी को, क्योंकि नेगेटिव बात नहीं हो रही है, डिले हो रहा है पर रिकॉर्ड भी खत्म हो रहे हैं और आगे उसकी बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव बात नहीं है, ओके। द डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज reports that average stock price of large publicly traded US company, it tends to, it के बाद टेंड के पीछे एस दिया है, he plays cricket but it tends to, दस टू के बाद वर्ब का कोई भी फॉर्म, मतलब V1 ही आता है। 2 के बाद सीधा सीधा ईडी वाले ऑप्शन पहले हटा दो, एस वाले ऑप्शन पहले हटा दो। कुछ दिए, एक्सप्रेस्ड, रिप्रेजेंटेड हटा दो, इंडस्ट्रियल हटा दो, अपने पास बचते हैं 3 ऑप्शन है, लीड, डिस्टॉर्ट, रिफ्लेक्ट। एवरेज पर वर्ब नहीं होता ना, तो लीड
डिस्टॉर्ट, रिफ्लेक्ट, ये तीन अपने पास ऑप्शन बचते हैं। इन तीन में से एक आएगा पहले में। इट टेंड्स टू डैश, जान देते हैं। दो इट्स नेम वुड डैश यू टू बिलीव, दो इट्स नेम वुड डैश यू टू बिलीव। यहाँ पे जो वुड है, वुड के बाद भी V1 आता है। कैसे पता चलता है? आई डिड ईट फूड, आई डिड प्ले क्रिकेट आता है। डिड, अब वुड वो विल का ही वुड किया है ना, तो वो डू का मैंने डिड कर दिया, तो आई डिड प्ले क्रिकेट, आई डिड प्लेड क्रिकेट बोल दिया ना, तो ब्लॉक हो जाओगे। ऐसी गंदी इंग्लिश नहीं यूज़ करने की, ठीक है। आई डिड प्ले क्रिकेट, ये अपने याद रखेंगे। तो वुड आया, तो उसके बाद जो भी आना चाहिए उसके पीछे ईडी नहीं लग सकता। तो मेरे पास ऑप्शन अगेन यही बचते हैं, लीड, डिस्टॉर्ट, रिफ्लेक्ट, एवरेज नहीं आता। इट्स मेड अप ऑफ ओनली डैश कंपनीज, कंपनीज इज अ नाउन, मेड अप ऑफ ओनली एल वाई के बाद एडजेक्टिव, एल वाई यानी एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद आपका नाउन। एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव के मैंने आपको बोला था क्या, एक्सपेरिमेंटल, पीछे अल लगता है, तो किसके पीछे अल लगा हुआ है? इंडस्ट्रियल, एक तो डाल देते हैं, वही चीज़ यहाँ पे ऐड की है। द बिजनेसेस डैश इंक्लूड, अब बिजनेसेस जो बताए गए हैं, मीनिंग वाइज जा रहा है, बिजनेस जो दर्शाए गए हैं, ओके, वो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये कंपनी बन चुकी है, यानी ये पास्ट टेंस है। तो बिजनेसेस एक्सप्रेस्ड या रिप्रेजेंटेड आएगा, ओके, ये डाल देते हैं। इट ने, उसका नाम आपको ये लीड करेगा कि यार DGIA इज मेड, DGI पहली लाइन दिया, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, यानी ये ऐसा कह रहा है, उसमें इंडस्ट्रियल वर्ड दिया है, यानी ये मीनिंग वाइज ऐसा कह रहा है कि वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रियल कंपनीज ही होगी, पर ऐसा नहीं है, पूरा ऐसा पैराग्राफ का मीनिंग जा रहा है। अब डिस्टॉर्ट यानी धुंधला, बिगाड़ना, और रिफ्लेक्ट यानी बताना, दर्शाना, रिफ्लेक्ट यानी बताना, दर्शाना। ये तो मेरे को नहीं लगता कि वो डिस्टॉर्ट यानी उसकी इमेज खराब करना चाहेगा, वो दर्शाना चाहेगा, ओके, वो दर्शाना चाहेगा। You have 30 minutes to answer each question. You must take account of how many question marks are dash for each. अब सर आपने तो कहा था आर के बाद एम आर के बाद ING डाल देने का, नीचे ING दिया है, क्या मैं आंसरिंग डाल दूं? ऐसा नहीं होता है बच्चा। आई एम अ टीचर, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग, तो लर्निंग क्रिया है, वी आर स्टूडेंट्स में क्रिया क्या हो रही है? वर्ब के पीछे ING लगेगा, तो मार्क्स आर डैश फॉर, पर यहाँ पे क्रिया नहीं आ रही है। हाउ मेनी मार्क्स आर डैश फॉर ईच पार्ट, तो कितने मार्क्स को ही सुधारना है, तो यहाँ पे अवेलेबल, ओके, कितने मार्क्स अवेलेबल हैं हर एक पार्ट के लिए, इसलिए वहाँ पे मैंने ING चूज़ नहीं किया। डोंट स्पेंड 15 मिनट्स डैश अ पार्ट ऑफ 5 मार्क्स ओनली, डोंट स्पेंड 15 मिनट्स डैश अ पार्ट ऑफ 5 मार्क्स। 15 मार्क आप डैश करने में मत स्पेंड करिए, आपके पास 30 मिनट है हर क्वेश्चन के लिए, तो 15 मार्क डैश करने में मत स्पेंड करिए, जो 5 मार्क का ही है। क्या करने में? आंसरिंग, ओके, आंसरिंग अ पार्ट जो 5 मार्क का ही है, उसमें आप 15 मिनट स्पेंड मत करिए। हैव के बाद इफ़ यू हैव डैश टू स्पेल लेटर, अब यहाँ पे हैव के बाद सही बात है आपकी कि भाई हैव के बाद ईडी आ सकता है, बट यहाँ पे अगेन ईडी वर्ब के पीछे आएगा, ईडी वर्ब के पीछे आएगा। तो पहले थोड़ा सा देखते हैं, इफ़ यू हैव डैश टू स्पेल लेटर, उसके आगे क्या दिया? स्पेयर, स्पेयर यानी बचा हो आपके पास, माफ़ किया जाए, छोड़ दिया जाए, माफ़ किया जाए, तो स्पेयर। डू यू हैव अ मोमेंट टू स्पेयर, अ स्लेव टू स्पेयर, अ टाइम टू स्पेयर, ओके, स्पेयर के साथ कोलोकेशन में ये बैठता है, स्पेयर यानी एक, डू यू हैव अ मोमेंट टू स्पेयर, थोड़ा एक वक्त है आपके पास, तो ये स्पेयर के साथ टाइम जाता है। इफ़ यू हैव टाइम टू स्पेयर लेटर, ओके। फिर अगेन नीचे देखो टाइम दिया है, नाउन दिया है, उसके पीछे जो भी आना चाहिए, वो वर्ड जो होगा आपका एडजेक्टिव होगा, तो आपका वैल्यूएबल। टाइम कैसा होता है? वैल्यूएबल टाइम होता है ना, वेस्ट ऑफ योर कैसा टाइम? वैल्यूएबल टाइम। थोड़ा सा मीनिंग, पूरा मीनिंग नहीं, थोड़ा सा मीनिंग, थोड़ा सा ग्रामर। सेकंड ऑप्शन क्यों दिया है वो ध्यान रखो। ओहो हो, लास्ट इतनी बड़ी है, लास्ट है ये तो, हाँ ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, एक दिया एक्सप्लोड और एक्सप्लोरिंग, ओके, एक्सप्लोड और एक्सप्लोरिंग दोनों दिया है। एडल्ट और एडोलेसेंट, एडोलेसेंट यानी टीनेज, एडल्ट यानी एडल्ट। फिर दिया है शार्प, यूनिक, रेस्पेक्टिवली, एल वाई वाला एक दिया है, दूसरा एक एट द सेम टाइम दिया है। मैं आपको दोनों का मीनिंग बताता हूँ। बोथ और डेवलपमेंट वाला एक ही दिया है, नाउन एक ही दिया है। चलो आंसर देखते हैं। मैं डायरेक्ट सेकंड लाइन, पहली लाइन पढ़ता हूँ, योर टीनेज डॉटर, उतना काम हो गया। फिर सीधा यानी कुछ टीनेजर्स के बारे में बात हो रही। हाउ कैन टीन्स बी सो क्लेवर, एकम्प्लिश्ड, रेस्पॉन्सिबल एंड रेकलेस। 3 चीज़ें आ गई तो बोथ ऑप्शन नहीं आ सकता, 3 चीज़ें आ गई तो बोथ ऑप्शन नहीं आएगा। रिस्पेक्टिवली आ सकता है,
और रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या, एक के बाद एक, पहले वो क्लेवर होते हैं, फिर एकम्प्लिश होते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद रेकलेस बनते हैं ना भाई ना, ये सब एक साथ ही होते हैं वो, इसलिए रेस्पेक्टिवली के ऑप्शन में एट द सेम टाइम दिया है। सेकंड, हु हैव बीन, तो थोड़ा एक आगे पढ़ते हैं, 2 फिजिशियंस एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बॉस्टन एंड हार्वर्ड मेडिकल स्कूल हु हैव बीन डैश। ये क्रिया वो कर रहे हैं ना, वो क्रिया वो कर रहे हैं, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। ओके, अगर इसको एक्टिव पैसिव का ये डिफरेंस है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो अगर वो क्रिया मैं कर रहा हूँ या ये क्रिया मेरे द्वारा हो रही है, तो द्वारा वर्ड आता है तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है, और वो क्रिया मैं कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ के पीछे आईएनजी लगता है, इसके पीछे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी ईडी लगता है एक्टिव पैसिव का। ये खास करके डिफरेंस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे जो आएगा हु हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन, ओके, तो बीन के बाद आईएनजी आएगा, तो एक्सप्लोर्ड और एक्सप्लोरिंग, इसलिए आपको ये खाली टेंस का ही एक तरीका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट एक कहा जाता है, उसका एक सिंपल तरीका है। द डैश स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है नीचे से, शार्प, यूनिक, शार्प स्ट्रक्चर, यूनिक स्ट्रक्चर, दोनों में से एक कोई भी आ सकता है, कुछ नहीं डालते अभी। ऑफ द डैश ब्रेन, अब यहाँ पे ब्रेन दिया है, ब्रेन कैसा, ब्रेन ऑलरेडी एक नाउन है, तो ब्रेन के पहले मुझे एक वर्ड चाहिए जो ब्रेन को ही थोड़ा और अच्छा करके दे। पहली लाइन दी है योर टीनेज डॉटर, यानी अब आ गया यंग ब्रेन, एडोलेसेंट ब्रेन, टीनेज ब्रेन, एडल्ट ऑप्शन में दिया है, दोनों में से एक तो आना ही चाहिए था। इट इज अ पैराडॉक्सियल टाइम ऑफ, अगेन नाउन, एक वक्त है आपके किसका, डेवलपमेंट का। दीज पीपल वेरी विथ डैश ब्रेन्स, अब ब्रेन ऑलरेडी आपका आर विथ वेरी डैश ब्रेन, तो ब्रेन ऑलरेडी नाउन दिया है, तो अब मुझे उसको ही संबोधित यानी उसको ही अच्छा करने के लिए, यार इसका बहुत ही डैश दिमाग है, कैसा दिमाग है, शार्प दिमाग है। यंग ब्रेन्स हैव के बाद बात सही है आपकी कि ईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर अपन ने एक्सप्लोर वर्ड ऑलरेडी कैंसिल कर दिया और वर्ब के पीछे ईडी आता है। फास्ट ग्रोइंग सिनेप्स एंड सेक्शंस दैट रिमेन अन, के दो ही चीजें हैं, फास्ट ग्रोइंग सिनेप्स एंड सेक्शंस दैट रिमेन अनकनेक्टेड, दो चीजें हैं, तो बोथ, ये बोथ कहीं तो आना चाहिए, क्योंकि रेस्पेक्टिवली अपन ने एट द सेम टाइम के साथ कैंसिल किया, बोथ तो कहीं देना चाहिए। अब अपने पास यहाँ तो एक ही बचा, यूनिक स्ट्रक्चर, एडल्ट कैंसिल कर दिया, रेस्पेक्टिवली कैंसिल कर लिया था, और एक्सप्लोर कैंसिल कर लिया था, बचा अपने पास एक ही था। जो नहीं पता ना उसे छोड़ दो, नेक्स्ट मतलब उसको छोड़ दो इन द सेंस उसको बाद में सॉल्व करो, आप उसी टाइम पुट ऑन करोगे ना तो फिर वो शायद आंसर नीचे आता हो, ओके, और फिर हम मुश्किल है उसको यहाँ से यहाँ ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम नीचे से फिर अपने आंसर ढूंढने का ट्राई करते हैं। ओके, अब जैसा मैंने कहा था कि आपको शॉर्टकट जानना हो, आपको कोई तरीका ना सीखना हो, सीधा सीधा इस मिनट पे आ जाओ, तो आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका स्कोर शॉर्ट आएगा ही आएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, इस तरह से स्कोर नहीं आ सकता है रीडिंग के अंदर, देयर आर नो सच शॉर्टकट्स। अगर आप पूरा वीडियो देख के आए हो, थैंक यू वेरी मच, आपका स्कोर आने वाला है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने की है। आज मैंने आपको 10 ब्लैंक सॉल्व करके दिखाई है। देखो रीडिंग कैसी चीज़ है, जो अपडेट आया है ना उसके बाद है ना रीडिंग ज़रूरी हो गया है। पहले तो रीड अलाउड थोड़ा हेल्प कर लेता था, लेकिन अब रीडिंग करना ही पड़ेगा, ओके। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा मीनिंग समझने का ट्राई करो, अब 20 वे ट्राई करो, लेकिन है ना प्रैक्टिस ज़्यादा करो उसके अंदर। अगर मेरा ऑप्शन गलत भी जा रहा है तो क्यों जा रहा है उसके पीछे का पता करो। कोई भी आपको है ना ऑनलाइन यूट्यूब पे या कोई भी क्लास वाले है ना ये नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि उनको तो समझ में आ रहा है ना, आपको सॉल्व करने बैठना है ना। मैं आपको सेंटेंस का मीनिंग समझा सकता हूँ, मैं आपको ग्रामर के रूल्स बता सकता हूँ, मैं उसको तरीके को ईजी करके दे सकता हूँ, लेकिन कोई जादुई छड़ी नहीं चलने वाली है। मैं कितना भी कर लूँ, जब तक आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, आप वो बात अपने दिमाग में नहीं घुसा रहे हो, तब तक आपसे वो सॉल्व नहीं होने वाला, ओके। कोई शॉर्टकट नहीं है रीडिंग के अंदर, ओके। रीडिंग तरीका है, ट्रिक्स हैं थोड़ी बहुत जो हेल्प करेगी जल्दी आंसर लाने के लिए, लेकिन यू हैव टू रीड, यू हैव टू प्रैक्टिस। द प्रॉब्लम विथ today's generation, or the problem with those who are struggling with English, is they're not trying to speak properly, they're not trying to learn, they are टेकिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रादर देन अ लैंग्वेज। हम हिंदी में भी बात करेंगे या कोई भी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो हमारी ग्रामर मिस्टेक उसके अंदर हो सकती है, ओके। उसमें हम सामने वाले को जज नहीं करते हैं। आई डिड न्यू, तो आई डिड न्यू बोल दिया सपोज मैंने, तो ये ग्रामेटिकली गलत है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरी बात कन्वे नहीं हुई। इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे योर थॉट्स। इफ यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स इन एनी लैंग्वेज, दैट इज फाइन फॉर मी। यू डोंट नीड टू बी पिच परफेक्ट इन योर ग्रामर पार्ट, बट यू हैव टू अटेન્ડ। જો તમે ગુજરાતી છો ને તો તમારા માટે એક ખાસ વસ્તુ કહું, અત્યારે નવરાત્રિ ચાલી રહી છે। આપણે નવરાત્રિમાં છે ને બધાને કંઈ પ્રોફેશનલ ગરબા શીખવાની જરૂર ના હોય ગરબા કરવા માટે। આપણે ગરબા શેના માટે કરીએ છીએ? ભાઈબંધો સાથે ઝૂમવા માટે, માતાની આરાધનામાં। તો આરાધના જ છે આ,
એક સબ્જેક્ટ, એક ભાષા શીખવી એક આરાધના જ છે. એમાં આપણે શરમ નથી રાખતા કે હું કેવો ગરબા કરું છું, કોઈ જોશે તો કેવું લાગશે, મને તો ગરબા આવડતા જ નથી. જે દિવસે ડાકલા વાગે ને પગ એન મેળે ચાલવા લાગે. તો આપણે બીવાનું નથી કે શરમાવાનું નથી, આપણે કોઈ બીજા માટે નથી કરવાનું. જો ઇંગ્લિશમાં વાત નહીં કરો, ઇંગ્લિશ નહીં વાંચો તો પછી સ્કોર નહીં આવે. બોટમ લાઈન એ જ છે, અ હાઉસ સ્પેરો કેન નેવર બી અ ફાલ્કન. કહેવામાં એ મજા ક્યાં છે, જે ચકલા કોઈ દી બાજ ન બને એ કહેવામાં છે. આપણી ભાષા એ બેસ્ટ છે, બટ ઇંગ્લિશ ઇઝ नीड ऑफ द आवर. यू हैव टू लर्न इट. स्पीक. ग्रामर गलत होगी, मीनिंग गलत होगा, समझ में नहीं आएगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, पर सुधरेगा तभी ना. ओके, बचपन याद करो. एक छोटा बच्चा होता है ना, वो पहले सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद स्कूल जाता है, जब बुक खोलता है और कोई उसे रूल समझाता है. पर हमें उससे पहले तो वो बोलना तो सीख ही लेता है ना. ऐसा तो है नहीं कि स्कूल या कॉलेज जाके ही वो बोलना सीखा. नहीं, यू कैन स्पीक, यू कैन डू. First part of improving any language is listening. Listen as much as you can. Try to replicate it. Try to imitate it. And then try. Don't feel hesitated to do this. Problem ये है कि लोग जज करने वाले बहुत सारे हैं. Okay, they will judge your grammar. They will judge your fluency. They will judge your vocabulary. If I am able to convey my thoughts to you ना, बहुत हो गया मेरे लिए. ओके, बाकी आपको जो भाषा आती हो अपने पास रखिए. मुझे मेरी भाषा आती है, मेरी मातृभाषा ये है, मुझे अपनी भाषा पे गर्व है. दिस इज जस्ट दी रिक्वायरमेंट ऑफ द आर. ओके, मैं ये इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मेरा एक जो बेसिक चीज़ मांगी है वो क्लियर हो पाए. ओके, बाकी डोंट मेक इट एज योर लाइफ, या इसको इतना टेंशन मत लो. एकदम सिंपल. कोई भी चीज़ यूनिवर्सल क्यों बनी? इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज बनी क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को यूनिवर्सल कब बना सकते हो? जब वो सबसे ईजी हो, तभी यूनिवर्सल बनी. हमको गर्व होना चाहिए कि हमको ऑलरेडी एक भाषा आती है जो यूनिवर्सल नहीं है, यानी वो उससे टफ है. तो हमें एक टफ भाषा ऑलरेडी आती है, तो ये सीखना मेरे लिए आसान काम है. बस इसे प्रैक्टिस करिए. रीडिंग थोड़ा बाद में सुधरता है. पहले स्पीकिंग, फिर सबसे पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग सुधरता है. ओके, तो आपको रीडिंग अगर नहीं समझ में आता है तो आई कैन डू वन थिंग. अगर आप चाहें तो जैसे आज अपन ने 10 ब्लैंक सॉल्व की, मैं पूरे 52 पेजेस सॉल्व करने को रेडी हूँ. पर मुझे बताओ तो सही, करूँ कि ना करूँ. ओके, क्योंकि इट विल टेक टाइम, एक एफर्ट लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा. 20 वे से सॉल्व होती रहेगी. ओके, आपको समझ में आता रहेगा, बट आप देखोगे तो मैं बनाऊँ. एज सिंपल एज दैट. ओके, यहाँ पे गिव एंड टेक वाली बात है. मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस सामने ये कह रहा हूँ कि आप लाइक, शेयर, कमेंट करिए. इसी तरह सपोर्ट करते रहे. आपने बहुत सपोर्ट किया है, इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहे. आई एम रेडी टू डू दिस. इसके नीचे कमेंट में बताइए, यू वॉन्ट वीज वे मोर और नॉट. ओके, मिलते हैं अपन, डिपेंड आप पे करता है नेक्स्ट वीडियो पे.